नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। दिल्ली के महापौर चुनाव के दौरान हुए हंगामे के कारण सदन स्थगित। उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की शपथ पर आम आदमी पार्टी ने किया हंगामा। भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। कहा, मुख्य सचिवों का सम्मेलन महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों के आदान प्रदान और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का एक अद्भुत मंच। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सैनिकों के साथ बातचीत। सैनिकों की वीरता और साहस को सराहा। कंझावला मामले में 7वें आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। छठे आरोपी आशुतोष को सुबह दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों का हुआ मेडिकल। अगले सप्ताह वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का भारत करेगा आयोजन। 120 से अधिक देश होंगे शामिल। खबरों को विस्तार से देखते हैं। दिल्ली नगर निगम में महापौर चुनाव के दौरान पार्षदों के बीच हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। पार्षदों का शपथ और महापौर के लिए मतदान आज नहीं होगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मतदान के लिए अगली तारीख तय करेंगे। बता दें कि मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया था। आम आदमी पार्टी के विरोध पर नेता सदन ने कहा कि सदन की परंपरा रही है कि पहले निर्वाचित पार्षदों का शपथ होता है। उपराज्यपाल ने महापौर, उप महापौर व स्थायी समिति के 6 सदस्यों के मतदान की प्रक्रिया के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में सत्या शर्मा को नामित किया है। पिछले महीने संपन्न हुए 250 सीटों वाले नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जबकि भाजपा ने 104 सीटें जीती थीं। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है, जबकि उप महापौर के लिए आले मोहम्मद इकबाल को उतारा है। जबकि भाजपा ने महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता और उप महापौर के लिए कमल बागड़ी को मैदान में उतारा है। दिल्ली नगर निगम में महापौर चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हंगामे के दौरान महिलाओं से बदतमीजी की गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक ब्लेड जैसे धारदार हथियारों के साथ पूरी तैयारी से हंगामा करने के मकसद से ही सदन में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भाग लिया। ये महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों के आदान प्रदान और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का एक अद्भुत मंच है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय एनएसओ ने आज 2022-2023 के लिए आर्थिक वृद्धि का पहला अग्रिम आकलन जारी किया। इसके मुताबिक साल 2022-2023 में देश की आर्थिक विकास दर 7% रह सकती है। अगर सेक्टर के हिसाब से बात करें तो कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.5%, बिजली, गैस, पानी के क्षेत्र की विकास दर 9%, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र की विकास दर 13.7% रह सकती है। दुनिया के मौजूदा हालात में यह आंकड़े सकारात्मक संदेश हैं। वैसे इसके अलावा भी तमाम आंकड़े ऐसे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की कहानी कह रहे हैं। इससे पहले आए पीएमआई आंकड़े भी उत्साहजनक रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंडमान निकोबार द्वीप की यात्रा पर है।
रक्षा मंत्री ने सैनिकों के साथ बातचीत की। राजनाथ सिंह ने सैनिकों की वीरता और साहस की सराहना की। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के निपटारे को लेकर हुए समझौते पर रोक लगाने वाले मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। दोनों राज्यों ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया। 2 हफ्ते बाद आगे सुनवाई होगी। असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने पिछले साल मार्च में राज्यों के बीच तनाव की वजह बनने वाले 6 इलाकों के सीमांकन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन 8 दिसंबर को मेघालय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मेघालय के लोगों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए समझौते के तहत जमीन के सीमांकन और सीमा चौकियों के निर्माण पर रोक लगा दी थी। बाद में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर दौरे के दौरान मोइरांग में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व की जमकर सराहना की। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर आतंकवाद से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ाई है। सड़क से रेल मार्ग तक कनेक्टिविटी बढ़ाने का कार्य तेजी से जारी है। मणिपुर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुराचंदपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोइरांग में आईएनए मुख्यालय में 175 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दिल्ली के कंजावाला दुर्घटना मामले में 7वें आरोपी अंकुश ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अंकुश खन्ना ने सुल्तानपुरी थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। इससे पहले पुलिस ने 6ठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। आशुतोष पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी आशुतोष की ही कार लेकर गए थे और वारदात के समय कार में केवल 4 आरोपी थे। वारदात के समय कार चला रहे अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए दीपक ने इसकी जिम्मेदारी ली कि कार वो ही चला रहा था। जबकि जांच में इसका खुलासा हुआ कि वारदात के समय अमित ही कार चला रहा था। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें अंजलि को कार से घसीटने के बाद एक जगह आरोपी बेलोनो कार रोकते हैं और कार से उतरकर ऑटो में बैठकर फरार हो जाते हैं। पुलिस के अनुसार इस मामले में अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कुल 7 आरोपी हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम द्वारा भेजे नामों को मंजूर करने में केंद्र की देरी से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबित 104 नामों में से 44 पर कल तक फैसला कर लिया जाएगा और इस हफ्ते के अंत तक सभी 104 नामों पर केंद्र निर्णय ले लेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोलिजियम की तरफ से दूसरी बार भेजे गए नामों का केंद्र की ओर से वापस भेजना चिंता का विषय है। सरकार को कुछ नामों पर शंका हो सकती है, लेकिन उससे जुड़ी टिप्पणियां भेजे बिना नामों को रोककर नहीं रखा जा सकता है। अगर हम किसी नाम पर केंद्र की शंका को देखकर उपयुक्त फैसला लेते हैं और तीसरी बार नाम भेजते हैं, तो अपॉइंटमेंट क्लियर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलिजियम की सिफारिशों पर फैसले में देरी से कई बार लोग खुद अपना नाम वापस ले लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते तक मामले को टालने का अनुरोध किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 फरवरी तक टाली।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दावणगेरे जिले में कनक गुरु पीठ में पूजा अर्चना की। उन्होंने निरंजनानंदपुरी स्वामी जी से आशीर्वाद भी लिया। जेपी नड्डा 5 और 6 जनवरी को कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान उन्होंने गुरुवार को चित्रदुर्ग में श्री तरला बालू जगतगुरु ब्राह्मण मठ सिरिगेरे का दौरा किया। यहां उन्होंने श्री तरला बालू जगतगुरु डॉक्टर शिव मूर्ति शिवाचार्य महास्वामी जी का आशीर्वाद लिया। साथ ही वे चित्रदुर्ग में भोवी गुरुपिता प्रमुख श्री इम्मदी सिद्धिराज रामेश्वर स्वामी से मिलने भी पहुंचे। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखते रहिए डीडी न्यूज। ये बहुत गर्व की बात है कि G20 की लीडरशिप भारत को मिली है। ये पहली बार है भारत के डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कि भारत एक एजेंडा सेट कर रहा है। अगर आम व्यक्ति की प्रोग्रेस करनी है, 133 देश में डिजिटल पेमेंट नहीं है, अगर ये सब करना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से हर पल डीडी न्यूज पर। क्या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रैटेजीज। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। मिलिए मुझसे स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। देखिए स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 केवल डीडी नेटवर्क पर। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत संयुक्त राष्ट्र आंतरिक सुरक्षा बल के अंतर्गत अब यही में भारतीय महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करेगा। भारतीय दल में 2 अधिकारी और 25 अन्य रैंक के अधिकारी शामिल रहेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों का भारत का सबसे बड़ा दल होगा। भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार अपनी महिला शांति सैनिकों की टुकड़ी को तैनात किया था। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ कस्बे में जारी भूस्खलन से 500 से ज्यादा परिवार और कई होटल प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने भूस्खलन से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत के लिए टोल फ्री नंबर 8171748602 जारी किया है। इसके साथ ही प्रशासन भूस्खलन और जमीन धंसने की घटनाओं पर नजर रखे हुए है। जोशीमठ के मकानों और होटलों में आ रही दरारों और जमीन धंसने को लेकर सरकार सतर्क है। इस बीच सेना ने भूस्खलन के मद्देनजर प्रभावित इलाकों में रह रहे जवानों और उनके परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ में भूस्खलन और मकानों में आई दरारों को लेकर देहरादून में शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उधर भूस्खलन और नुकसान के आकलन के लिए भाजपा ने प्रदेश भाजपा महासचिव आदित्य कोठारी के समन्वय में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति आज स्थलीय भ्रमण कर स्थानीय निवासियों, व्यापारियों तथा जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी आउटफिट और आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट और इससे जुड़े सभी संगठनों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत आतंकी संगठन घोषित कर दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल एक अधिसूचना जारी कर ये जानकारी दी। अधिसूचना में द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी आतंकी घोषित किया गया है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को मुंबई में हुए 2008 के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार पाया गया था। इसकी स्थापना करने वाले हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित किया हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए आम जनता के लिए टिकट अब ऑनलाइन बिकेंगे। मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज दिल्ली में आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया। आमंत्रण पोर्टल का उपयोग गणमान्य व्यक्तियों और उनके मेहमानों को ऑनलाइन पास जारी करने के लिए भी किया जाएगा। ई गवर्नेंस की इस नई पहल से लोगों को टिकट खरीदने में आसानी होगी और कागज की भी बचत होगी। विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने संवाददाताओं को जानकारी दी कि भारत 12 और 13 जनवरी को स्पेशल वर्चुअल समिट का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन को द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नाम दिया गया है। सम्मेलन की थीम यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस होगी। इस समिट के लिए 120 से ज्यादा देशों को निमंत्रण दिया गया है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि सम्मेलन से भारत विकासशील देशों की समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच उपलब्ध कराना चाहता है। कोविड पैंडेमिक, रूस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक खाद्य संकट, ऊर्जा संकट, क्लाइमेट चैलेंजेस विकासशील देशों के लिए ये सभी मसले ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। भारत इन सभी चुनौतियों को लेकर विकासशील देशों को एक मंच पर लाने और इनके समाधान के लिए एक मंच मुहैया कराने का प्रयास कर रहा है। यह सम्मेलन उन देशों के लिए भी एक अवसर है जो G20 का हिस्सा नहीं है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 10 सत्र होंगे। 2 सत्र राष्ट्राध्यक्षों के बीच और 8 सत्र मंत्रियों के स्तर के होंगे। वित्त, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और विदेश मंत्रियों के विशेष सत्र होंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि यह पहला पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के विजन से प्रेरित है। यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर भी आधारित है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 36 घंटे के लिए युद्ध विराम का आदेश दिया है। यह युद्ध विराम 6 जनवरी और 7 जनवरी को प्रभावी रहेगा। इस आदेश को ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को देखते हुए जारी किया गया। दरअसल रूस और यूक्रेन में रहने वाला एक बड़ा वर्ग 6 और 7 जनवरी को क्रिसमस मनाता है। पुतिन से रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख ने इसकी अपील की थी, जिसके बाद पुतिन ने 2 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस कदम को खारिज कर दिया है और कहा कि रूस को पहले हमारी कब्जा की हुई जमीन को छोड़ना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 10 महीनों से जंग जारी है, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की ओर से 36 घंटों के संघर्ष विराम की घोषणा पर व्लादिमीर पुतिन पर तंज कसा है। जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के हमलों से त्रस्त पुतिन सीज फायर के जरिए अपने लिए ऑक्सीजन की तलाश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन जंग इस वक्त अहम मोड़ पर पहुंच गई है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को रूसी आक्रामकता का विरोध करने में मदद करने के लिए सब कुछ करना होगा। रूस जंग को धीमी करने का प्रयास नहीं कर रहा है। अमेरिका और जर्मनी ने गुरुवार को यूक्रेन को कई दर्जन ब्रेडली लड़ाकू वाहन देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद एक संयुक्त बयान में जानकारी दी गई कि अमेरिका यूक्रेन को ब्रेडली इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन प्रदान करेगा, जबकि जर्मनी मर्डर इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन देगा। दोनों देशों ने
यूक्रेनी सैनिकों को उनका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। जर्मनी यूक्रेन को एक पैट्रियट वायु रक्षा बैटरी की आपूर्ति भी करेगा। पिछले फरवरी में यूक्रेन की सेना को इस हथियार से काफी मदद मिली थी। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन और चांसलर शोल्स ने यूक्रेन को आवश्यक वित्तीय, मानवीय, सैन्य और राजनयिक समर्थन प्रदान करना जारी रखने के लिए अपना सामान्य दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। यूक्रेन की हालिया सैटेलाइट तस्वीरों में बाखमत शहर को युद्ध के कारण पहुंची तबाही दिख रही है। तस्वीरों में युद्ध के बाद से क्षेत्र में जमीन, घरों और बुनियादी ढांचों को पहुंचा नुकसान दिख रहा है। शहर के कुछ हिस्से बंजर भूमि बन गए हैं। यहां के आवासीय अपार्टमेंट अब कंक्रीट के ढेर में बदल गए हैं। अधिकांश नागरिकों को पूर्वी शहर से निकाल लिया गया है। जो लोग बचे हुए हैं वे कड़ाके की ठंड में बिना बिजली और बुनियादी सुविधाओं के निरंतर बमबारी के बीच रह रहे हैं। फरवरी में यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद से बाखमत में कुछ सबसे खराब संघर्ष हुए हैं, जिसने शहर और शहरवासियों को बेहद नुकसान पहुंचाया है। कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी है। तूफान की वजह से हजारों घरों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। बारिश और तूफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तूफान की वजह से सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में भारी नुकसान हुआ है। सेंटा क्रूज काउंटी में कैपिटोला के समुद्र तटीय गांव को ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में 3 दिन तक कई दौर के मतदान के बावजूद नए स्पीकर का चुनाव नहीं हो सका। मतदान में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला। इस कारण सदन की कार्रवाई को लगातार तीसरे दिन स्थगित करना पड़ा। सदन में गुरुवार को हुए मतदान में रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी को मतदान में बहुमत में कम वोट मिले। जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता, सदन में कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए अब स्पीकर के चुनाव के लिए मतदान आज फिर से होंगे। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के इतिहास में पहली बार स्पीकर के चुनाव में ऐसी स्थिति बनी है, जब कई दौर के मतदान के बावजूद स्पीकर का चुनाव नहीं हो सका। चीन में कोरोना का कहर जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चीनी महामारी विशेषज्ञ जेंगवांग ने कहा है कि अधिकांश चीनी शहरों ने रिपोर्ट दी है कि उनके यहां 50% लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि देश की लगभग 40% आबादी संक्रमित हो चुकी है। जेंगवांग ने कहा है कि चीन में वायरस के फैलने की गति अपेक्षा से अधिक तेज थी। चीनी सीडीसी के एक आंतरिक दस्तावेज के अनुसार पिछले साल 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच 248 मिलियन लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। वहीं चीनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की कोविड रिएक्शन एक्सपर्ट टीम के पूर्व चीफ लियांग वानियन के अनुसार मौजूदा महामारी की मृत्यु दर की गणना करना बहुत मुश्किल है। चीनी महामारी विशेषज्ञ ने कहा है कि इस महामारी के समाप्त होने के बाद ही सटीक आंकड़ा उपलब्ध हो पाएगा। और अब कुछ खेल जगत से जुड़ी खबरें। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में श्रीलंका ने 16 रन से जीत दर्ज की। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 206 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 190 रन ही बना सकी। इसके साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 में हार के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, इस साल सबका ध्यान वनडे विश्व कप और टेस्ट चैंपियनशिप पर है।
ऐसे में मैनेजमेंट T20 फॉर्मेट में युवा खिलाड़ियों को आजमाना चाहता है। भारतीय गेंदबाजों की अनुशासनहीन गेंदबाजी पर राहुल द्रविड़ गेंदबाजों का बचाव करते दिखे। उन्होंने कहा कि इन युवा खिलाड़ियों के साथ धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। और इस विशेष बुलेटिन में आज बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।